Good morning student. You are most welcome in your first class of political science of first year. ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की पहली क्लास है और इस क्लास में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आपका जो सिलेबस है या जो राजनीतिक विज्ञान का ये पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है आपका सेकंड, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये पेपर क्यों रखा गया है, क्यों इसको डेवलप किया गया है, या ऐसी क्या बात है जिसके कारण इसको हमको पढ़ना चाहिए। यानी इसका जो सिलेबस फिक्स किया गया है उस सिलेबस में जिन जिन व्यक्तियों को शामिल किया गया है वे व्यक्ति इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। ठीक है, इस बात पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला हम विषय देख रहे हैं, जैसा कि हमारे सब्जेक्ट की जो हेडिंग है वो बता रही है भारतीय राजनीतिक विचारक। ये बताने से पहले मैं आपसे एक चर्चा कर लूँ कि आपने अभी कुछ दिनों पहले या आप हमेशा जब चर्चा होती है तो एक तो इसका नाम सुनते हैं, ये जो व्यक्ति है इसकी जो विचारधारा है, ये आए दिन जब कभी भी आरक्षण को लेकर कोई प्रदर्शन किया जाता है तो आप सुनते हैं कि मनुवाद, ठीक है, मनुस्मृति को जलाया जाता है। तो कईयों के मन में आता है कि ये मनुवाद है क्या और ये मनुस्मृति को ही क्यों जलाते हैं। कई बार आपने देखे होंगे विवादों में इस तरह की बातें आ जाती हैं। यानी भारत में आरक्षण का मुद्दा जब भी खड़ा होता है तो ये दो चीज़ें या दो शब्द आपको सुनने को मिलते हैं। तो मनु हमारे सिलेबस के सबसे पहले व्यक्ति हैं और उस पहले व्यक्ति के विचारधाराओं को पहली बात तो हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। यानी उसके विचार इतने अच्छे थे या इतने साइंटिफिक थे या इतने पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग थे कि उनको आज तक फॉलो किया जा रहा है। यानी नेगेटिव रूप में कर रहे हैं कुछ लोग जो जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जिनको लगता है कि मनुवाद ने समाज के पतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे लोग इस तरीके से याद रखते हैं। और जिन लोगों ने योग्यता की बात की है या योग्यता के दम पर कुछ करना चाहते हैं वे मनु को पॉजिटिव रूप में याद करने का प्रयास करते हैं। उसकी लिखी हुई किताब है मनुस्मृति। तो उस मनुस्मृति में जो बातें लिखी गई थी उन बातों के कारण ही इसका क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो विषय है वो इतना महत्वपूर्ण है कि आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। ठीक है, आज भी इसकी प्रासंगिकता को प्रभावित करने के लिए अलग अलग बिंदुओं के अंतर्गत ये काम किया जा रहा है। तो आप देखें हमारा जो आज का पहली यूनिट का जो पहला बिंदु है वो है किसको लेकर, इस व्यक्ति को लेकर। ठीक है, तो मनुवाद का मतलब जो मनु ने विचार दिए हैं उन विचारों को किसका नाम दे दिया गया, मनुवाद का नाम। और जो किताब वो जो विचार जिस बुक में कोडिफाई किए गए हैं उस किताब का नाम रख दिया गया मनुस्मृति। ठीक है, तो ये दोनों ही चर्चा में रहते हैं, इसलिए मैं बात कर रहा था कि आप देखें तो आप वहाँ जब कनेक्ट होते हैं तो इसलिए हमको पढ़ना ज़रूरी है कि हमें किस व्यक्ति के बारे में जानना है। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो ही है किससे, मनु से संबंधित। उसमें तीन व्यक्ति हैं, मनु, कौटिल्य और शुक्र। अब देखो इनमें क्या क्या पढ़ने को पड़ेगा या क्या क्या। एक तो सबसे पहली बात आएगी, इनकी बुक्स पढ़ी जाएगी। तो पहला जो व्यक्ति है अगर मैं उसकी बात कर दूं, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं जो आपके समझने में इजी रहेगा। फर्स्ट यूनिट है और फर्स्ट यूनिट में तीन व्यक्ति हैं, मनु, कौटिल्य और शुक्र। तो सबसे पहली बात तो इनके जन्म को लेकर आती है। तो मनु के बारे में कहा जाता है कि जब शतपथ ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ है, इस ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कहा गया था कि जब पूरी धरती पर संपूर्ण धरती जल प्लावन में यानी जल प्रलय में नष्ट हो गई थी तो एकमात्र व्यक्ति बचे थे मनु। और इनके पास 4 वेद थे और धरती के सृजन के लिए जो आवश्यक चीज़ें थी वो चीज़ें इनके पास थी। जब वो जल उतरा या जल प्रलय का प्रभाव समाप्त हुआ तब इनके द्वारा राज्य की स्थापना की गई।
या पहले शासक थे कौन? मनु। इस तरह की इनकी घटना है, जल प्रलय से इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आगे चले आप देखें कौटिल्य की और इनकी बुक का नाम क्या था? मनुस्मृति। जैसा कि हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जो आजकल चर्चा में भी रहती है जब कभी भी आरक्षण को हटाने का मुद्दा आता है या आरक्षण को लेकर किसी तरह का कोई विवाद होता है। कौटिल्य को देखें, कौटिल्य जिसका दूसरा नाम चाणक्य भी है, विष्णुगुप्त भी जिसको कहा जाता है, ये एक ब्राह्मण वर्ग का शासक, ब्राह्मण वर्ग से संबंधित है। ठीक है, आगे है शुक्र। शुक्र की जो बुक का नाम है वो है शुक्र नीति सार। शुक्र नीति सार। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि कई लोगों को पता है कि शुक्र नीति सार यानी शुक्र पद है। ठीक है, यानी ये जो पद है इसके बारे में कहा जाता है कि देवताओं के जो गुरु हैं उनके विरोध में राक्षसों को या असुरों के जो गुरु हैं देखिए, आपको पता है मैं इन तीनों के बारे में जनरल मैंने आपको बताया कि मनु का जो वर्णन आता है वो सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में मिलता है कि जल प्रलय के समय इनको रखा गया था। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, मनु। ऐसे ही कौटिल्य एक ब्राह्मण थे जिनका अपमान कर दिया गया था नंदवंश के शासक के द्वारा, तो उन्होंने उस नंदवंश को समाप्त करने की प्रतिज्ञा करी और उसके फलस्वरूप उन्होंने एक अनजान से बालक को, चंद्रगुप्त को, भारत का महान शासक बना दिया या उसको महान शासक के रूप में परिणीत कर दिया। उसके बाद आते हैं शुक्र। देखो, मनु और शुक्र में समानता तो क्या है मनु और शुक्र में, कि मनु और शुक्र जो है ये पोस्ट है। पहला व्यक्ति हुआ मनु, पहला शासक हुआ, उसके बाद और भी मनु हुए, तो इसका मतलब ये क्या बन गया? एक पद। ऐसे शुक्राचार्य के बारे में बात करते हैं तो शुक्राचार्य के बाद भी ये पद बना रहा। जिस व्यक्ति ने शुक्र नीति सार लिखी है वो ये व्यक्ति नहीं है। इस व्यक्ति की परंपरा में जो शुक्र आगे डेवलप हुए उनमें से किसी एक शुक्र व्यक्ति ने शुक्र नीति सार लिखी है। चाणक्य की बुक है अर्थशास्त्र। जैसा कि हमने फर्स्ट यूनिट पे चर्चा की थी कि ये नाम ही अर्थशास्त्र है, बाकी इसमें सभी तरह के विषयों को समाविष्ट किया गया है। लोक नीति हो, नीति शास्त्र हो, आचार शास्त्र हो या अर्थव्यवस्था से संबंधित बातचीत हो, ये सभी बातें अर्थशास्त्र की इस बुक में लिखी गई। यानी राजनीति विज्ञान को अन्य विषयों के साथ संबंधित करते हुए मिस्टर कौटिल्य ने ये बुक लिखने का काम किया था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी है आपको जो काम की है आपके लिए। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 12। उन सभी अध्यायों की बात करेंगे और इसमें 15 अध्याय हैं अर्थशास्त्र में, चैप्टर 15, और इसमें टोटल चैप्टर हैं 12। इसमें ऐसा कोई डिवाइडेशन नहीं है शुक्र में। तो ये हम, जैसे मैं बता दूं, अगर आपको किसी हीरो के बारे में जानना होता है तो आप क्या करते हैं? आपको मौका नहीं मिला उसके साथ पर्सनली जानने का कहीं, तो आप क्या देखते हैं? उसकी यही तो देखेंगे। इसके आधार पर आप उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करने लगते हैं, चाहे वो रियल लाइफ में कैसा ही रहा हो, लेकिन आपको वो जो उसकी रियल लाइफ है उसके जैसा ही वो व्यक्ति आपको दिखाई देने लगता है कि नहीं, ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही होगा। यानी आप उसकी फिल्मों के माध्यम से उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो हम इनको जानने के लिए क्या पढ़ेंगे? इनकी फिल्मों का काम कौन करेगा? इनकी फिल्में कौन है? इनकी बुक्स। ठीक है, इनकी बुक्स को ही आप किस रूप में देखेंगे? इनकी फिल्म्स के रूप में। यानी अगर आपको चाणक्य को जानना है तो आप उसकी अर्थशास्त्र बुक को पढ़ेंगे। शुक्र को जानना है तो आप उसकी शुक्र नीति सार पढ़ेंगे। तो इस तरह की जो जानकारी मिलने वाली है आपको, उससे आप समझ पाएंगे कि इन व्यक्तियों ने किस तरह की शासन प्रणाली को लागू किया या किस तरह की विचारधारा के ये व्यक्ति थे। तो आगे चलते हैं।
अब इसमें चर्चा क्या होगी, क्या पढ़ेंगे आप इनमें, इनके साथ? देखिए मैंने पहले ही बताया कि इन व्यक्तियों को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आज तक भी हमारी शासन प्रणाली में काम कर रहे हैं। इनके तत्व आज भी समाज हमारा डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफिकेशन किया हुआ है अलग अलग आधारों पर। तो वो शुरुआत कहाँ से हो रही थी? मनु ने की थी। मनु ने पहली बार सामाजिक वर्गों का क्या कर दिया? डिवाइडेशन कर दिया। यानी समाज का डिवाइडेशन काम करने का पहला काम किसने किया? मनु ने। वो आज भी हमारे यहाँ काम कर रहा है। आज उसमें कई विसंगतियाँ आ गई हैं, आज जाति के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, आगे चले तो हम इनमें क्या पढ़ेंगे? एक तो राज्य या राजा की उत्पत्ति, ये टॉपिक तीनों में कॉमन रहेगा। तो मनु तो कहते हैं देवीय सिद्धांत दिया इन्होंने, तो राजा की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत दिया? देवीय सिद्धांत। ठीक है, मैं इसको और सही लिख देता हूं जो आपके काम समझ में आए। क्या क्या पढ़ेंगे? पहला आ गया राजा की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ किंगशिप या किंग। तो मनु तो कहते हैं कौन सा सिद्धांत दिया इन्होंने? देवीय सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने दिया समझौतावादी सिद्धांत। और इन्होंने उपरोक्त दोनों ही सिद्धांतों का थोड़ा थोड़ा समर्थन करते हुए, यानी स्पष्ट तौर पर तो कोई सिद्धांत नहीं दिया, स्पष्ट रूप से किसी सिद्धांत का वर्णन नहीं किया, किसी सिद्धांत का क्या नहीं किया? वर्णन नहीं किया। राज्य या राजा की उत्पत्ति का। ठीक है, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं इस देवीय सिद्धांत के तत्वों को ही क्या किया है? शामिल कर लिया इन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे ये भी क्या बता रहे हैं? राजा के या राज्य के कार्य। यहाँ तीनों कॉमन है, तीनों डिसाइड करेंगे राजा क्या करेगा। तो यहाँ पर मनु ने तो कहा प्रजारंजन और प्रजारक्षण, दो कैटेगरी कर दी, प्रजारंजन और प्रजारक्षण। प्रजारक्षण तो आप समझ ही गए, प्रजा की रक्षा करने के लिए। और प्रजारंजन से आपका क्या तात्पर्य होगा कि जो शेष कार्य बच गए रक्षण के अलावा, रक्षण कब करना है? युद्ध काल में या उसके बाद भी। और जब रक्षण की आवश्यकता नहीं हो, रक्षित हो गए, चारों ओर से सुरक्षित है प्रजा, तब उस प्रजा के कल्याण के लिए जो जो काम किए जाएंगे, शिक्षा से जुड़े हुए, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, प्रशासन से जुड़े हुए, सामाजिक वर्गों को लेकर या सामाजिक व्यवस्था को लेकर जितने भी काम होंगे रक्षा के अलावा, वे सारे किस में आएंगे? प्रजारंजन में। और यही काम इन्होंने भी अलग अलग रूपों में इसी तरह के काम बताए हैं। अगर मैं कामों की बात करूं तो जैसे आर्थिक कार्य जितने भी होंगे, व्यवस्थाओं का संचालन जिनमें आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के अलावा न्याय व्यवस्था, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, उन सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी किस पर रखी गई है? राजा या राज्य पर। ये राज्य के कर्तव्य होंगे प्रजा के हितों के लिए काम करना। और ये कॉमन है, तीनों जो विद्वान हैं हमारे राजनीति के, उन तीनों ने ही इस तरह की वार्तालाप की है। प्रशासनिक कार्य तीनों में चलेंगे। प्रशासनिक कार्यों को पढ़ेंगे। प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण प्रशासन, जो शहरी या नगरीय प्रशासन है वो,
फिर वही न्याय व्यवस्था, अधिकारियों की नियुक्ति, वेतन और उसका संचालन किस तरह से, संगठन कैसे किया जाएगा, कोर्ट कहाँ होंगी, कितनी प्रकार की कोर्ट उनके साथ होंगी, ये सारे कार्य हम वहाँ पर करेंगे। इसके बाद आते हैं परराष्ट्र संबंध। परराष्ट्र संबंध आप देख रहे हैं कि परराष्ट्र संबंधों से हमारा जो तात्पर्य है वो आज की विदेश नीति को हम उसके साथ रख सकते हैं। आप जानते हैं कि ये जो सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये व्यवस्थाएं आज के राज्यों में भी या आज के जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों में भी उतनी ही कारगर हैं, उतनी ही प्रभावी हैं। राजा की उत्पत्ति की बजाय आज यहाँ पर कौन हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए। राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया हैं, कार्यवाहक मुखिया हैं, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक मुखिया हैं। उनके द्वारा राज्य की समस्त इकाइयों का कार्यभार संभाला जाता है। तो उस राजा की उत्पत्ति आज किसके माध्यम से कर रहे हैं हम, चुनावों के माध्यम से। वही राजा के कार्य हैं प्रजा की रक्षा करना। अब यहाँ पर रोजगार, शिक्षा, मेडिकल, ये सारी सुविधाएं लाना, उसकी जो सामाजिक समरसता है या समन्वय है या शांति है उसकी भी स्थापना करना, आंतरिक और बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना, इस तरह के काम यहाँ भी थे और आज भी काम कर रहे हैं। प्रशासनिक कार्यों में प्रशासन से संबंधित जितने भी कार्य हैं जहाँ की हम हर प्रकार से प्रजा के हितों के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि नगर निगम, नगर पालिका, संसद, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, इनके माध्यम से प्रशासन के निम्न स्तर से लेकर यानी पंचायत से लेकर उच्चतम स्तर यानी संसद तक की व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो कार्य आते हैं वे सभी आज भी काम कर रहे हैं। पहले भी थे, पहले राजा के माध्यम से होते थे, आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के माध्यम से मुख्यतः ये काम होते हैं, मंत्रिपरिषद के माध्यम से ये काम होते हैं। आगे चलें तो हम बात करें आगे परराष्ट्र जो संबंध हैं। परराष्ट्र संबंधों की अगर हम बात कर रहे हैं तो परराष्ट्र संबंधों के अंतर्गत क्या आता है, दो राष्ट्रों के मध्य होने वाली व्यवस्था। दो राष्ट्र कौन कौन हो गए, आप देखिए दो राष्ट्रों के मध्य जो व्यवस्था है फॉरेन पॉलिसी जिसको कहेंगे, फॉरेन पॉलिसी। अब इस पॉलिसी में दो तरह के सिद्धांत काम करते हैं, एक तो व्यवहारिक यानी एक तो सिद्धांत के आधार पर, कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। सैद्धांतिक आधार पर जो विचार हैं उनके अंतर्गत आते हैं सिद्धांत बनाए गए हैं कि इस तरह की विदेश नीति काम करेगी। सैद्धांतिक जो विदेश नीति के जो तत्व हैं ये कॉमन है, ठीक है। तो इसमें आएगा, सबसे पहले आते हैं मंडल सिद्धांत, मुख्य मंडल सिद्धांत। उसके बाद आता है सर्वगुण्य नीति, सर्किल कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर आता है सिक्स फोल्ड पॉलिसी। सिक्स फोल्ड पॉलिसी, अब सिक्स फोल्ड पॉलिसी का मतलब क्या हो गया, मंडल सिद्धांत के अंदर तो क्या है कि यहाँ ये व्यवस्था की गई है कि आप भौगोलिक रूप से आप कितना बड़ा संगठन का निर्माण कर सकते हैं, यानी यूनिटी किसके मध्य हो, राष्ट्रों के मध्य। और प्रत्येक राष्ट्र के शत्रु भी पाए जाते हैं और प्रत्येक राष्ट्र के मित्र भी पाए जाते हैं। तो इनके कहने का या इस मंडल सिद्धांत के अंतर्गत हम उन्हीं शत्रु राष्ट्रों और मित्र राष्ट्रों को एक के मध्य किस तरह से हम अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, ऐसा इस नीति के अंतर्गत निश्चित किया जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि मित्र का मित्र क्या होता है, मित्र होता है।
लेकिन शत्रु क्या होता है, वो भी हमारा क्या हो सकता है, मित्र हो सकता है। लेकिन शत्रु का जो शत्रु है वो तो हमारा मित्र होगा, लेकिन हमारे जो शत्रु है उसका मित्र हमारा मित्र हो सकता है क्या, वो हमारा मित्र नहीं होगा। यानी इस तरह का वर्गीकरण किया गया है मंडल सिद्धांत के अंतर्गत चाणक्य ने, कौटिल्य ने, यानी इसके अलावा मनु ने भी। मनु कह रहे हैं कि मंडल सिद्धांत आवश्यक है, सैद्धांतिक पक्ष का मुख्य भाग है और इसके अंतर्गत राजाओं की, जिन राष्ट्रों की सीमाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, उन राजाओं के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए। अगर संबंध ठीक है तब तक तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो, संबंध खराब हो, तो हमें उसके सीमाओं से जो राष्ट्र टच करते हैं, यानी अगर मैं कह दूं ये भारत, ठीक है, और ये किसकी सीमा टच हो रही है हमारे यहाँ, इन भाई साहब की, तो आप देख सकते हैं क्या ये कभी भी मित्र हो सकते हैं क्या। जिन दोनों राष्ट्रों की सीमाएं आपस में टच करती हैं वहाँ संभावना होती है कि वे कभी भी क्या नहीं होंगे, फ्रेंड नहीं होंगे या क्लोज फ्रेंड नहीं होंगे, ठीक है। अब लेकिन जिससे इसकी सीमाएं मिल रही हैं या जिससे भारत की सीमाएं टच हो रही हैं, वे दोनों राष्ट्र आपस में क्या हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड, और ये दोनों राष्ट्र आपस में क्या हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड, ठीक है। ये सभी क्या है, क्लोज फ्रेंड, और ये भी क्या है, क्लोज फ्रेंड, दोनों क्या है, क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों राष्ट्र कभी भी आपस में क्या नहीं है, फ्रेंड नहीं हो सकते। ऐसा कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कौन कह रहा है, मंडल सिद्धांत कह रहा है। मंडल सिद्धांत दोनों में कॉमन है, दोनों में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो ये हमारे काम आ सकता है, सीधी सी बात है। और इसके भी आगे चलते जाएंगे फिर, और उसके भी आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो वर्तमान समय में भी ये काम करता है। हमने अफगानिस्तान के साथ, यहाँ पर कौन है अपने यहाँ, अफगानिस्तान है, कौन है, अफगानिस्तान, और यहाँ पर हमारे तो इधर बांग्लादेश है, लेकिन अगर हम इसको चीन कर दें या नेपाल कर दें तो ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि भारत की सीमा इससे भी टच होती है। तो ये दोनों आपस में मित्र हैं अभी वर्तमान कंडीशन में अगर देखें, और ये दोनों भी आपस में क्या है, मित्र हैं। लेकिन ये दोनों आपस में मित्र नहीं है, ये दोनों आपस में मित्र नहीं है, और ये दोनों भी आपस में मित्र नहीं है। तो ये इस तरह की जो नीति है, इसको किसका नाम दिया गया है, मंडल सिद्धांत का। आगे देखें, अगला जो है इसी में षड्गुण्य नीति का मतलब क्या हो गया कि ऐसी नीतियाँ, मंडल सिद्धांत आपने स्थापित कर लिया, अब मंडल सिद्धांत के बाद आपके संबंधों को चलायमान करने के लिए या चलाने के लिए आप कुछ नियमों का पालन तो करेंगे। तो वो क्या है, संधि, यानी 6 सूत्र बताए गए हैं आपकी विदेश नीति का संचालन करने के लिए। सिक्स लगाया होगा आपने कभी क्रिकेट में, तो जब भी आप 6 लगाएं, तो आप जब 6 लगाएंगे तब आपको पॉलिटिकल के ये 6 बिंदु याद आने चाहिए, तब तो आपका वो क्रिकेट खेलना भी फायदेमंद है और तब तक आपका इस विषय को पढ़ना भी फायदेमंद है। यानी ये जो नियम बना रहे हैं अभी तो प्रैक्टिकली करेंगे आप, व्यवहारिक जो सिद्धांत है उनके अंतर्गत, यानी ये नियम बना दिए। संधि हो सकती है 2 राष्ट्रों के बीच में, अगर उनके विचार मेल करते हैं, मेल खाते हैं, तो दोनों राष्ट्र या जय पराजय के बाद भी संधि होती है। जय पराजय या युद्ध करने से पहले भी आप क्या करके देख सकते हैं, एक बार संधि कर सकते हैं, ठीक है। पैक्ट, ट्रीटी जिसको कहते हैं, समझौता या संधि, यानी दोनों पक्ष किसी बातों पर सहमत होंगे, कुछ कार्य को करने के लिए सहमति देंगे और कुछ कार्य को नहीं करने के लिए भी सहमति देंगे। शर्तों का उल्लंघन दोनों पक्षों की तरफ से नहीं किया जाएगा, अगर कोई करता है तो फिर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। आप देखिए, आसन का मतलब क्या हो गया, आसन का मतलब होता है शांत चित्त होकर बैठना, यानी तैयारियां करते रहना, लेकिन किसी भी तरह से कोई
सूचना या अंदेशा दुश्मन राष्ट्र को नहीं देना। ये तब भी हो सकता है जब हम किसी राष्ट्र पर अटैक करना चाहते हो, उसको अपनी में शामिल करना चाहते हो, तो हम उसको तैयारी करने का मौका नहीं देने से पूर्व स्वयं की तैयारी को क्या करते हैं, मजबूती के साथ पूरा कर पाते हैं। विग्रह का मतलब क्या हो गया, उसके यहाँ कोई सीमावर्ती इलाकों में आसन के बाद आपने तैयारी कर ली, अब उसके बाद विग्रह करने का मतलब आप उसके साथ संबंधों में थोड़ा सा क्या करेंगे, तनाव क्रिएट कर सकते हैं, या वहाँ पर गृह युद्ध करवा सकते हैं, या सीमाओं पर किसी तरह की घुसपैठ करवा सकते हैं, सीमावर्ती इलाकों में किसी तरह का विवाद खड़ा कर सकते हैं, ताकि वह खुद आक्रमण करने के लिए आप पर हावी हो या पहल उसकी तरफ से हो युद्ध की। यानी विग्रह करने का मतलब संबंधों को एक तरह से इस तरह से सर्कुलेट करना जिससे कि सामने वाला व्यक्ति के राज्य में अशांति उत्पन्न हो जाए और युद्ध का माहौल क्या हो, निर्मित हो। यानी आप जानते ही हैं, डायरेक्ट चढ़ाई कर देना, इसको क्या कहेंगे हम, चढ़ाई करना, अटैक करने की पोजीशन। जब अटैक करने की स्थिति आती है, वो अटैक किया जाएगा, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं हम, चढ़ाई। आपने देखा होगा सलमान खान कहता है, या उसको कहा जाता है, कर दे चढ़ाई। तो चढ़ाई करने का मतलब अटैक करना, चढ़ाई का मतलब अटैक किया जाएगा। आप जब अटैक करने की पोजीशन में हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर चढ़ाई कर रहे हैं। अब डायरेक्ट युद्ध होगा। अब यान का मतलब क्या हो गया, चढ़ाई की तरफ आप क्या हो गए, अग्रसर हो गए। युद्ध हुआ नहीं है क्योंकि सैद्धांतिक है। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार चढ़ाई करते वक्त वापस भी आ जाते हैं, या सामने वाला पक्ष युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो वो वहीं पर क्या कर देता है, फिर संधि की तरफ चला जाता है, समर्पण कर देता है। तो युद्ध करने का मतलब, चढ़ाई करने का मतलब है आप युद्ध के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, या युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार होकर आप आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ गए, उसको क्या कहेंगे हम, यान। ठीक है, आगे देखिए द्वैधी भाव। द्वैधी भाव पर चाणक्य और मनु में क्या है, थोड़े से मतभेद हैं। वैसे तो तत्व तो दोनों ही हैं, दोनों द्वैधी भाव को इंडिकेट करते हैं, द्वैधी भाव को सपोर्ट करते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में, सैद्धांतिक में, कंसेप्चुअल जो पॉलिसी है उसमें इनको इंक्लूड किया है दोनों ने। लेकिन अंतर इतना सा ही है कि चाणक्य क्या करता है, ये तो सेना के दो भाग करना चाहता है, और ये दो विचारों को, इन 6 में से 2 विचारों को एक साथ लेना चाहता है, विग्रह और आसन को। ठीक है, तो द्वैधी भाव का मतलब क्या हो गया, 2 भावों को या 2 विचार, सेना के 2 भाग कर देना। मनु तो क्या कहते हैं, सेना के क्या कर देना, 2 पोर्शन कर देना। एक पोर्शन जो रिजर्व सेना के रूप में रहता है, उस रिजर्व पोर्शन को काम में लेना। ठीक है, आप देखते हैं कि ईरान से जो, अगर जिन व्यक्ति के पास हिस्ट्री रही होगी आपके पास, उस हिस्ट्री में आपको पता होगा कि ऐसा किया जा चुका है। ठीक है, और मैं आपको क्या बता रहा था कि ऐसा किया जा चुका है बाबर के द्वारा। बाबर ने अपनी पूरी सेना को एक साथ अटैक करने के लिए राणा सांगा के खिलाफ नहीं भेजा था। जो रिजर्व बच गई थी उस सेना ने फिर जो घुड़सवार थे रिजर्व सैनिक, उन्होंने राणा सांगा की सेना पर अटैक किया, और बाद में यही उनके पराजय का क्या बनना कारण। और जबकि राजपूत क्या करते थे, एक साथ लड़ते थे, पूरी फौज एक साथ आक्रमण करती थी, तो इससे क्या होता था कि पूरी सेना एक साथ थक जाती थी। इस वजह से उसके परिणाम जो निकलते थे उन पर इफ़ेक्ट पड़ जाता था, कई बार नेगेटिव। तो आगे देखें, आप तो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेना के 2 भाग कर रहे हैं। सेना को क्या किया इन्होंने, डिवाइड कर दिया, 2 भाग, किसके, सेना के। वहीं संधि और विग्रह, वहीं चाणक्य क्या करते हैं, चाणक्य कहते हैं कि 2 नीतियों का एक साथ क्या किया जाए, पालन किया जाए। एक तरफ आप संधि की भी बात कर रहे हैं, किसी दूत, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, चाइना की बात कर रहे हैं। अभी चाइना कहाँ गया हुआ है, जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसकी बैठक चल रही है, संघाई सहयोग संगठन, इसकी बैठक चल रही है मॉस्को में। तो वहाँ तो चाइना के लोग क्या कर रहे हैं, भारत के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, शांति की बात करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी राजनाथ सिंह और वहाँ के जो मंत्री हैं उनके साथ वार्तालाप की जा रही है। ठीक है, लेकिन रक्षा मंत्री जो हैं, लेकिन यहाँ पर
उन वही चाइना उस सीमा पर क्या कर रहा है, भारत की सीमा पर अटैक कर रहा है, यानी अपने सैनिकों को वहाँ तो वो भेज रहा है, हमारे बॉर्डर पे तनाव उत्पन्न कर रहा है। समझ में आ रही है क्या? विग्रह मैंने भी बताया, तो वो वहाँ तो तनाव क्रिएट कर रहा है और इस सम्मेलन में वहाँ शांति की बात कर रहा है, यानी संधि की बात कर रहा है, शांति की बात कर रहा है, समझौते की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ वो अपने सैनिकों पर नियंत्रण भी स्थापित नहीं कर रहा है। यानी दो नीतियाँ एक साथ पालन कर रहा है, कौन? चाइना। और ये नीति किसने दी है? हमारे चाणक्य भाई साहब ने। समझते हैं आप? चाणक्य भाई साहब, चाणक्य नीति, कूटनीति का जब भी नाम आएगा तो किसका नाम आएगा? पहले चाणक्य का। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये जो एग्जाम्पल हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि पॉलिटिकल साइंस को आप किताब के आधार पर पढ़ेंगे तो वो उतनी ही आएगी जितनी उस किताब में दी गई है, लेकिन जब आप पॉलिटिकल साइंस को अपने आसपास की परिस्थितियों को साथ रख कर पढ़ेंगे, उसको लेकर, उनको तोलकर, उनके साथ चर्चा करते हुए रखेंगे, तो आपके भेजे में वहाँ जाएगी जहाँ से कभी मिटेगी भी नहीं, मिटाने पर भी नहीं मिटेगी। तो जब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अभी ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, तो दो नीतियाँ पालन कौन कर रहा है? ये राष्ट्र कर रहा है। अभी कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। संधि इधर और विग्रह सीमाओं पर, भारत पाकिस्तान की सीमा पर। ठीक है, तो इस तरह की 6 फोल्ड पॉलिसी है आपके पेपर में जो आपके काम आएगी। इसलिए मैंने कहा कि आप जो चीज़ यहाँ पढ़ रहे हैं वो अप्लाई हो रही है आज की विदेश नीति में, तो ध्यान से पढ़ें, और जो तरीका है वो तो फिर तरीके और डेवलप होंगे, धीरे धीरे याद करवा देंगे, समझ में आ जानी चाहिए, समझ में आ जाएगी आपको चीज़, और समझ में आएगी तो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे आप। तो अब दिक्कत क्या आती है वहाँ 6 फोल्ड पॉलिसी के बाद? ये कॉमन है इनमें, तो इस तरह की व्यवस्थाओं का हम अध्ययन करेंगे। जो सैद्धांतिक है, प्रैक्टिकल जो चीज़ है, उस प्रैक्टिकल चीज़ में रखा गया है गुप्तचरों को, दूतों को, किसको रखा गया है? दूत। अब प्रैक्टिकली कैसे करेंगे? सिद्धांत तो हमने बना दिए, उनको प्रैक्टिकली करने के लिए क्या क्या है हमारे पास? एक तो एम्बेसडर है, दूत है, गुप्तचर हैं, और युद्ध है। कौन कौन है? दूत, गुप्तचर और युद्ध। और शुक्र ने उपाय भी बताए हैं, इनकी चर्चा करते हैं हम। दूत आपको बताइए, एम्बेसडर वहाँ स्थायी तौर पर आपको दिखाई देगा। दो राष्ट्रों के मध्य जो संबंध हैं, दो राष्ट्रों के मध्य संबंधों को स्थापित करने में दूत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दो राष्ट्रों के मध्य दूतों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, कैसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोनों राजा प्रत्यक्ष तौर पर तो डेली मिल ही नहीं सकते। ऐसा तो नहीं है कि दोनों राजा मिलकर मीटिंग करेंगे। आज फ़ोन का युग है, टेलीफोन या इंटरनेट या स्मार्टफोन्स का टाइम है, लेकिन फिर भी क्या रोज़ दोनों शासक बैठकर बात करते हैं कि आज क्या किया आपने, आज क्या किया? ऐसा पॉसिबल नहीं है, टाइम भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, अब उन दोनों राष्ट्रों के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं वो कौन स्थापित करता है? दूत। वो वहाँ रहकर उस राष्ट्र की पॉलिसीज़ का अध्ययन करता है, देखता है कि वो राष्ट्र क्या कह रहा है और कर क्या रहा है, उसके विचारधारा किस प्रकार की है। इस तरह की वो जब चर्चा करते हैं तो उस चर्चा को ही वह अपने राजा को बताने का काम करता है। आपने देखा होगा दूत, मैंने आपको अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो आपने देखा होगा रामायण या महाभारत, यहाँ पर कृष्ण बनकर गए थे महाभारत में, और यहाँ हनुमान जी भी थे, और अंगद भैया भी गए थे दूत बनकर। यहाँ कृष्ण गए दूत बनकर, तो इन्होंने अपने राजा के विचारों को तो वहाँ रखा ही, और इसके अलावा उनके शासक ने जो जो कथन किए उनका विश्लेषण करने, शब्दों में और उनके व्यवहार में सामंजस्य स्थापित किया, और वास्तव में जो स्थिति थी वो कह क्या रहे थे, व्यवहार कैसा कर रहे थे, वो आकर इन्होंने किसको बताया? अपने राजा को बताया। तो ये तो गतिशील दूतों में आ गए एक तरीके से। और जो स्थायी रूप पर एम्बेसडर के रूप में रहते हैं, कई दूत भारत के यहाँ भी रहते हैं और कई राष्ट्रों में भारत के जो प्रतिनिधि हैं
वो स्थायी तौर पर उन राष्ट्रों में निवास भी करते हैं और वहाँ की संसद या कार्यप्रणाली में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोनों राष्ट्रों के बीच संबंध स्थापित करने में अच्छे और बुरे किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई है? दूतों की। ये अब इनका प्रैक्टिकली काम क्या है? उस राज्य में अगर इनके पैतृक राष्ट्र के बारे में किसी तरह की कोई दुर्भावना या गलत भावना या कोई चाल रची जा रही है तो उसकी तुरंत सूचना किसको देगा? अपने राजा को देगा। या किसी व्यवहार से दोनों राष्ट्रों के बीच कोई संबंध बिगड़ रहे हैं तो उन संबंधों को सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उसमें भी किसकी राय ली जाएगी? दूतों की। तो इस तरह का वर्णन दोनों ने किया है, तीनों ने, मनु ने, कौटिल्य ने और शुक्र ने भी। इसके बाद है गुप्तचर। ये कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं। दूत तो क्या होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं, आप पता कर सकते हैं कौन सा दूत कौन से राज्य का है। ठीक है, तो इस तरह से इनकी व्यवस्था क्या होती है? अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्थायी। तो पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात है दो राष्ट्रों के मध्य संबंध बनाते हैं और तीसरी बात ये स्पष्ट रूप से दिखाई भी देते हैं, क्योंकि मैं जो अगला जो बिंदु है हमारे काम का वो क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। अब अगर गुप्तचर की बात करें हम, गुप्तचर कैसे होते हैं? छुपे हुए होते हैं। पहली बात क्या है? छुपे हुए रहते हैं। दिखाई नहीं देते। दूसरी बात, प्रत्यक्ष संबंध होता है, प्रत्यक्ष जानकारी लेकर आते हैं वहां के नागरिकों से। ये स्थिर भी हो सकते हैं, गतिशील भी हो सकते हैं। मुख्य तो क्या होते हैं? स्थिर एवं गतिशील। दो तरह की इनकी कैटेगरी होती है। प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करते हैं और दो तरह की इनकी कैटेगरी होती है, रुक एक जगह स्थिर होके या फिर चलते हुए गति के रूप में एक स्थान पर नहीं ठहरकर भ्रमण करते हुए उस राष्ट्र के लिए क्या करते हैं? गुप्तचरी। और क्या करते हैं? ये अपने शासक को सूचनाएं प्रोवाइड करवाते हैं। अपने संगठन का विस्तार करते हैं, यानी इनका कोई संगठन नहीं पाया जाएगा उस राष्ट्र में निम्न स्तर पर। ये राजा, राज परिषद, यहाँ तक इनकी अप्रोच होती है, लेकिन इनकी अप्रोच ये उस राष्ट्र में प्रत्यक्ष तौर पर एंट्री नहीं लेते हैं, कहीं इनका कोई अस्तित्व। ये वर्तमान में आजकल जो रॉ एजेंसी अपने यहाँ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसके प्रतिनिधि के तौर उसके तरह काम करते थे। ठीक है ना। इनका खुद का भी कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। इनके पकड़े जाने पर भी इनकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है कि कौन थे, क्या नहीं थे, समाप्त। और कार्य पूरा होने के बाद भी इनकी कोई जानकारी नहीं होती है। आजकल आप पिछले देखते हैं टाइगर वाइगर की, वो ऐसी ही हैं। किससे जुड़ी हुई है? इससे। तो जो कार्यप्रणाली वो निभाते हैं वही स्पष्ट तौर पर काम करती है। तो आगे देखें आप। तो गुप्तचरों के बारे में हमने आपको बताया। अब लास्ट जो है इसमें आता है डायरेक्ट, जो हमारी व्यवस्था है परराष्ट्र संबंधों में, युद्ध यानी वॉर। वॉर तो आप जानते ही हैं। वॉर में हम क्या क्या पढ़ेंगे?
युद्ध के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वॉर एंड रूल्स ऑफ वॉर। टाइप्स ऑफ वॉर, ठीक है, और रूल्स ऑफ वॉर। भारतीय बड़े नैतिक मॉरली बहुत स्ट्रांग होते हैं इंडियंस, आसानी से हार भी नहीं मानते हैं, तो पराजित व्यक्ति के साथ युद्ध के बाद उनके संबंधों में अत्यधिक परिवर्तन आ जाता है, यानी वो बार बार उन्हें क्षमा भी करते हैं। कई युद्धों में आपने देखा होगा, वर्तमान में भी हम कई बार हमने पूर्वी पाकिस्तान को जीतने के बाद भी उसे वापस लौटा दिया, हमने उसको भारत की सीमाओं में नहीं मिलाया, क्योंकि हमारे नियम ही ऐसा कहते हैं। पराजित राष्ट्र ऐसे ये राष्ट्र करते थे, चाणक्य, मनु और शुक्र, ये सभी इन प्रकारों पर, इन नियमों पर एक मत हैं कि हमारा द्वारा किया गया जो युद्ध है उसमें एक तो प्रजा पर किसी तरह का कोई भार नहीं आना चाहिए, प्रजा का सीधा इन्वॉल्वमेंट युद्ध में या प्रजा को हानि नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। युद्ध के बाद वहाँ के शासक को या वहीं के वंश को राजा बनाकर अनुग्रहित किया जाता है विजेता राष्ट्र के द्वारा। कई बार ऐसा भी देखा गया है। राम स्वयं लंका के राजा नहीं बने, विभीषण जो कि उन्हीं के वंश का एक शासक था, उसी को क्या बना दिया, वहाँ का शासक बना दिया, ठीक है। इसके अलावा किष्किंधा के जो राजा थे सुग्रीव, बाली की मृत्यु होने पर सुग्रीव को शासक बना दिया, क्योंकि हमारा रूल्स, ये हम अपना अच्छा इफेक्ट डालना चाहते हैं उस शासक पर कि हमें आपके राज्य से कोई मतलब नहीं है, आपके यहाँ जो अव्यवस्था बनी हुई थी उस अव्यवस्था को समाप्त करने का हमने प्रयास किया है। तो इस तरह की हमारी युद्ध को लेकर इस तरह की नीति है, और युद्ध अंतिम उपाय के रूप में माना गया है। युद्ध को क्या माना गया है, अंतिम उपाय है। ये तो हमारे यहाँ कृष्ण ने भी कहा, अंतिम उपाय के रूप में हम किसको रखते हैं, युद्ध को। तो युद्ध के संबंध में जो मुख्य बात है वो मैंने आपको बताई कि युद्ध क्या है, अंतिम उपाय। जब शांति के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं तब किसका प्रयोग किया जाता है, युद्ध का। और युद्ध के बाद उसे सिर्फ माध्यम माना जाता है प्रशासन को परिवर्तित करने का, और जो अनैतिक, पापी या दुराचारी शासक है उसको बदलने का माध्यम माना गया है किसको, युद्ध को, ठीक है। अब सेकंड यूनिट को देखेंगे हम। सेकंड यूनिट में हमारे क्या क्या बिंदु हैं, उन बिंदुओं को देखते हैं, और उसके अंतर्गत आप उनसे मिले हुए हैं। इनके बारे में तो आपको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बहुत कम सुना होगा, क्योंकि इनके बारे में ऑथेंटिक जानकारी बहुत कम उपलब्ध है, और आपका सामना भी इनके साथ बहुत कम रहा होगा। तो हम बात कर रहे हैं इन ऐसे व्यक्तियों के बारे में अब सेकंड यूनिट में, जिनको आप पहले पढ़ चुके हैं या जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी पहले से ही रही है। तो ऐसे हमारी जो सेकंड यूनिट है उसकी चर्चा करते हैं। जो सेकंड यूनिट है उसमें सबसे पहले नाम आता है राजा राममोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, उसके बाद नाम आता है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, और स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इन 5 जो व्यक्ति हैं हमारे महत्वपूर्ण, इनकी पहले तो कॉमन आप बात देख लें कि ये किसके लिए खड़े हो रहे हैं। इनकी गिनती राजनीतिक व्यक्तियों के साथ साथ किस रूप में भी होती है, समाज सुधारक।
यानी समाज सेवा करना इन लोगों का महत्वपूर्ण राजनीतिक न होकर सामाजिक हित रहा है या सामाजिक उद्देश्य रहा है। इन्होंने सेकेंडरी रखा राजनीति को, पहला प्रयास इनका क्या रहा, राजनीतिक सुधार की अपेक्षा समाज सुधार को करना, क्योंकि हमने देखा था कि 1857 की क्रांति में जो विचार बदले, उन विचारों के बदलने का कारण क्या था। अब मैं जिस व्यक्ति को उन विचारों के बदलने में सर्वाधिक योगदान दिया था या 1857 की असफलता में जो सबसे बड़ा कारण था वो था हमारे समाज में विभाजन। हमारे समाज में क्या रहा, विभाजन रहा। और इसका कारण क्या रहा कि पहले तो हम गुलाम हुए, मुस्लिम शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की, उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित की, और उन दोनों सत्ताओं ने भारत को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर खोखला करने का काम किया। अब हम देख रहे हैं कि समाज सुधार के लिए इन्होंने क्या प्रयास किए। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारा जो सेकंड यूनिट है वो किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और उस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने में सबसे ज़्यादा जो योगदान है किन क्षेत्रों में किया है इन लोगों ने, वो है समाज सुधार, राजनीतिक जागृति। भारतीयों को राजनीतिक स्तर पर एकीकृत करने के लिए भी इन लोगों ने प्रयास किए। लेकिन इसमें देखिए दो तरह की कैटेगरी हो सकती है। ये जो व्यक्ति हैं, ठीक है, इसके साथ साथ ये जो व्यक्ति हैं, ये दोनों व्यक्ति मूलतः ब्रिटिश सरकार के समर्थक हैं या ब्रिटिश शासन का समर्थन करते हैं। इनकी जो दोनों की कॉमन बात है वो क्या है, ब्रिटिश शासन का समर्थन करने के कारण इनकी जो राजनीति है या जो इनकी सोच है उस सोच में भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आया हुआ, ठीक है। और जो शेष जो बच गए ये भारतीय संस्कृति के समर्थक हैं। ये तीनों क्या हैं इसमें, भारतीय संस्कृति के समर्थक, पोषक, संस्कृति और सभ्यता के पोषक हैं, समर्थक हैं। ये बेसिक डिफरेंस इनकी कृतियों में भी, इनके कार्यों में भी स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। जैसा कि आपको पता है कि राजा राम मोहन रॉय ने समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, बुक्स का प्रकाशन किया, मुस्लिम संप्रदाय के भी निकट रहे, सब तरह के संप्रदायों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, क्योंकि ये जो राजा की जो उपाधि दी गई है ये दी गई इनको अकबर सेकंड के द्वारा। अब मैं वो बातें चर्चा नहीं कर रहा हूँ अभी। वैसे आप जनरली हमें पता भी है 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना हुई, 1829 में ब्रह्म समाज इसका नाम किया गया। ब्रह्म समाज ने क्या क्या योगदान दिया, सती प्रथा को लेकर इन्होंने किस तरह से प्रयास किए। 1829 में इन्होंने विलियम बेंटिंग के सहयोग से सती प्रथा को रुकवाने का काम किया। इस तरह के जो कार्य हैं वो कॉमनली हैं। अब इनके सिद्धांतों को हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ने का प्रयास करेंगे, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इनका क्या योगदान रहा। मूलतः तो समाज सुधारक थे, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में भी इन्होंने कुछ योगदान किया है या नहीं किया, इस तरह की चर्चा होगी। दयानंद सरस्वती आर्य समाजी हैं, आर्य समाज की स्थापना हुई है इनके माध्यम से। और आर्य समाज, जिस शब्द में ये आर्य का प्रयोग किया गया है, तो आर्य समाज का तात्पर्य क्या हो गया, आर्य कहलाते हैं भारत के मूल जो वर्तमान में जो प्रशासक वर्ग के अंतर्गत आते हैं, या सभी भारतीयों को आर्य के संबोधन से संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो आर्य समाज ने पुरानी जो वेदों पर आधारित जो रचनाएं हैं, संरचना है, उसका समर्थन करते हुए उसे पूर्णतः भारतीय राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत मान्य करने का प्रयास किया। आगे चले, गोपाल कृष्ण गोखले को आप जानते हैं, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु रहे हुए हैं, ब्रिटिश सरकार के समर्थक रहे हुए हैं, अंग्रेजी मीडियम के वक्ता रहे हैं, अच्छे विद्यार्थी भी इंग्लिश मीडियम के रहे हैं। अंग्रेजी प्रणाली का निर्वाचन करने के साथ साथ इन्होंने अंग्रेजी सिस्टम को या अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को भी भारत में लागू करने का समर्थन किया। यानी शैक्षिक विचार वही आर्थिक विचार, राजनीतिक और सामाजिक विचारों का अध्ययन करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले की नीतियों के अंतर्गत। गोखले का वसीयतनामा फेमस है। गोखले के द्वारा 1905 में इंडियन सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये
कई बार भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं आज़ादी से पूर्व, यानी इनकी राजनीतिक दखल तो है और साथ में सामाजिक दखल भी उतनी ही बराबर मात्रा में। आप देख रहे हैं ये अगर मैं बात कर दूं तो आगे और बात आएगी, ये उदारवादी वर्ग के थे, ठीक है, मॉडरेट्स जो थे, ये बाल गंगाधर तिलक उग्र राष्ट्रवादी कहलाते हैं। ये व्यक्ति उग्र राष्ट्रवादी, एक्सट्रीमर्स हैं मिस्टर बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने मराठा और केसरी समाचार पत्र प्रारंभ किए, इन्होंने शिवाजी और गणेश उत्सव प्रारंभ किए, यानी महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले व्यक्ति हैं बाल गंगाधर तिलक। और ये उग्र राष्ट्रवाद से जुड़े हुए हैं, तो ये अंग्रेजों के विरोध में काम करते थे। इनकी मूल अवधारणा या प्रारंभिक अवधारणा अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंकने में बिलीव करते थे। ये भारतीय शासन में किसी भी तरह से ब्रिटिश सत्ता का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। इन्होंने स्पष्ट तौर पर नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ऐसी विचारधारा के कारण इन्हें कई बार कारावास की सज़ा हुई, जो कि गांधी जी को नहीं हुई, नेहरू जी को नहीं हुई, गोपाल कृष्ण गोखले को नहीं हुई। बिल्कुल इन्होंने कई बार जेल की सज़ा काटी है। राष्ट्रद्रोह या राजद्रोह का केस चलता रहा कई बार, किस पर? मिस्टर बाल गंगाधर तिलक पर। तो हम जो बातें कर रहे हैं इन व्यक्तियों के बारे में, इनका इतना इम्पोर्टेंस रोल है क्योंकि देखो मैंने अभी बताया, अभी हमने फर्स्ट पेपर में पढ़ा था विचारधारा, तो इनकी विचारधारा कैसी है? उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा इनकी। मतलब इन्होंने उदारवाद शब्द को तो क्या कर दिया? गायब ही कर दिया अपनी विचारधारा से। और ये उदारवादी व्यक्तित्व हैं। तो जब हम उस उदारवाद को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इनमें कहाँ तक उदारवाद था या इनमें कहाँ तक उदारवाद गायब रहा। तो ये हमारी सेकेंड यूनिट। विवेकानंद को तो आप जानते ही हैं, भारत के राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक हैं, या भारत के द्वारा जो प्रयास किए गए उन प्रयासों को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। भारतीय संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीयकरण किसने कर दिया? मिस्टर विवेकानंद ने। ग्लोबलाइजेशन कर दिया इसका। भारतीय जो गौरव की भावना है, भारतीय जो दीनहीन अवस्था में थे या दीनहीन मानते थे अपने आप को, या ब्रिटिश संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे और भारतीय संस्कृति को एकदम पिछड़ा हुआ मानने लगे थे, ऐसे समय में इन्होंने हमारे उग्रवाद को समर्थन देकर या उस युवाओं को राष्ट्रवाद से जोड़ने का काम किया। कुछ विशेष काम नहीं किया, कहने का मतलब कोई ऐसा बड़ा दिखावा, शो ऑफ नहीं करते थे, किसी बड़े संगठन से जुड़े हुए नहीं थे प्रारंभ में। लेकिन जो इनका भाषण दिया इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में 1893 में, ठीक है, उस सम्मेलन के बाद से विवेकानंद को युवाओं का आदर्श व्यक्ति स्थापित कर दिया उसने। तो इनके विचारों में कहीं ना कहीं समन्वय की स्थापना थी। अंग्रेजी इन्होंने भी सीखी, लेकिन इन्होंने अंग्रेजी सिस्टम को नहीं अपना लिया, अंग्रेजी भाषा अपनाई है। अंग्रेजी कल्चर में ये डूब नहीं गए। ये भी वेदांत दर्शन के उपासक थे। वेदांत में इनका बिलीव था। वेदांत, ये वेद ऊपर वाले स्वामी जी और जो नीचे वाले स्वामी जी हैं वो किसमें विश्वास रखते हैं? वेदांतों में। किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव को नहीं मानते हैं। नर सेवा नारायण सेवा का सिद्धांत दिया इन्होंने, ठीक है, और भारतीय संस्कृति को आगे से आगे रखने के लिए प्रयास किया। यानी मैंने पहले ही कैटेगराइज कर दिया कि ये मात्र 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो ब्रिटिश सरकार का समर्थन करते हैं या उनके शासन को सहयोगी शासन के रूप में देखते हैं। और ये जो बाकी के बच गए हैं, ये जो बाकी के जो शेष बचे हुए हैं हमारे पास, ये व्यक्ति इस तरह की कैटेगरी के नहीं हैं। ये भारतीय परंपराओं और भारतीय सभ्यता का समर्थन करते हैं। तो इनका अध्ययन करेंगे, विवेकानंद को जानने का प्रयास करेंगे कि वो इतने पॉपुलर कैसे हो गए या उन्होंने ऐसा राष्ट्र के लिए क्या योगदान किया। आप देखिए, ये वो व्यक्ति है जो प्लेग के मरीजों की सेवा खुद के हाथों से करने के लिए तैयार रहते थे। यानी इनका जो दर्शन था वो इस तरह का था, कोई अछूत नहीं है, कोई विशेष नहीं है, कोई कमज़ोर नहीं है, कोई ताकतवर नहीं है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। तो यही इम्प्लीमेंट करना चाहते थे भारतीयों में।
इन्होंने भारतीयों को शारीरिक रूप से स्ट्रांग होने के साथ साथ मानसिक दृढ़ता का भी पालन करने का सिद्धांत दिया। आगे चलते हैं हम, जो हमारी जो थर्ड यूनिट है, उस थर्ड यूनिट के अंतर्गत हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इसी तरह का है। मैं जब आपको इनके बारे में कराऊंगा तो मैं इनकी आउटलाइन आपको बताऊंगा, इनके जन्म से लेकर और इनकी मृत्यु को हम क्रोनिकली सेट कर लेंगे। इन्होंने क्या उसके दौरान महत्वपूर्ण कार्य किए, कौन कौन सी बुक्स आई, समाचार पत्र आए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, राजा राम मोहन राय के 2 पेपर बताइए, बंगदूत, संवाद, कौमुदी, इस तरह से। इन्होंने किस संगठन की स्थापना की, सीधा पूछा जाता है। 2 सामाजिक सुधार बताइए, 2 राजनीतिक सुधार बताइए, या 2 आर्थिक विचार बताइए, इस तरह। या कोई उनके जीवन की कोई विशेष घटना होती है तो उस घटना के बारे में भी प्रश्न किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे इन सभी के लिए हम ऐसा करने वाले हैं। और इनके बारे में आपने थोड़ा पढ़ा भी है, तो इसको और आपकी नॉलेज को बढ़ाने का ही काम किया जाएगा। जितना आपको पता है उसको और आगे लेकर जाएंगे, ताकि आपकी जो एजुकेशन है, इनके विषय में जो जानकारी है वो थोड़ी कंप्लीट हो जाए। आगे देखिए, अब थर्ड यूनिट जो आपकी आ रही है वो वर्तमान में, यानी जिनके साथ जो लोग आपने पढ़े वे, उनमें लास्ट जो व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है वो व्यक्ति थे मिस्टर तिलक। यानी 1920 से पहले ही 1 अगस्त 1920 को क्या हो गई थी इनकी डेथ। तो ये इससे पहले ही के व्यक्ति हैं, यानी आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब जो थर्ड जो यूनिट आ रही है, यानी उस समय का, अब आप समझ सकते हैं कि उस समय का जो विषय था वो संकट काल का विषय था। किस किस में? ब्रिटिश संस्कृति में और भारतीय संस्कृति में क्या चल रहा है? संघर्ष चल रहा था। और उस संघर्ष से पार पाने के लिए ही भारतीय सामाजिक संरचनाओं में क्या किया जा रहा था? परिवर्तन किया जा रहा था। ठीक है, अब हमारे आते हैं यूनिट थर्ड। अब यूनिट थर्ड में कौन कौन है? एक तो ये व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपने सबसे ज़्यादा पढ़ा है या जानकारी आप रखते हैं। उसके बाद आते हैं ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया है। उसके बाद आते हैं मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय, कम्युनिस्ट थे, मानवेंद्र नाथ रॉय। फिर उसके बाद नाम आता है जयप्रकाश नारायण, JP नारायण। और उसके बाद नाम आता है दीनदयाल उपाध्याय का। ये जो दीनदयाल उपाध्याय हैं, इनका संबंध जयपुर से भी रहा है। ठीक है, तो आप देखिए महात्मा गांधी के बारे में आपको सबको पता है, पहले से थोड़ा बहुत जानकारी आप रखते हैं। तो महात्मा गांधी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी का जो योगदान है वो भारतीय समाज को मोरलिटी प्रदान करने का है। सबसे पहले तो इन्होंने क्या प्रदान की? मानसिकता, नैतिक मूल्यों की स्थापना की। धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया इन्होंने। इनके अनुसार धर्म और राजनीति क्या है? एक है, साथ साथ चलने वाली चीज़। दूसरा, नैतिक मूल्यों की स्थापना की है इन्होंने। तीसरा, जो आगे प्रश्न आता रहता है, इनका जो मेन योगदान है वो है सत्याग्रह और अहिंसा के जो विचार हैं। सत्याग्रह और अहिंसा को लेकर इन्होंने जो विचार दिए हैं और उन्हीं को मूलतः इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने अलग अलग विचारधाराओं का निर्माण किया है। तो आप समझ सकते हैं कि गांधी जी का जो योगदान है
वो अगर देखें, अगर सबसे शॉर्टेस्ट किया जाए तो आप इसको ध्यान रखें, ये 3 चीज़ें हैं जिनमें गांधी जी पूरा आ जाएंगे। गांधी जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं वे कार्य इसमें शामिल होते हैं। तो आप इनका ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो एक साथ काम हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू को भारतीय विदेश नीति का जनक या निर्माता कहते हैं, विदेश नीति का जनक कहा गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व कहलाते हैं मिस्टर नेहरू, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वह आप जब पढ़ेंगे समझेंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व और होकर गए, मतलब वैचारिक आधार पर। अब ऐसे नहीं, गांधी जी को भी पूरी दुनिया जानती है। कहीं आप कहते सर सारे इंटरनेशनल इनको कौन नहीं जानता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि इनमें वो बात रही है कि ये जो व्यक्ति है बड़े खुले दिल के रहे, कुछ भी अडॉप्ट करने में, किसी भी राष्ट्र की संस्कृति को स्वीकार करने में, उनके विचारधारा को मन से स्वीकार करने में सबसे आगे रहे। इनसे पहले जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ वो रहे थे राजा राम मोहन रॉय। तो आप समझ सकते हैं कि उन दोनों में इनमें समानता क्या है। ये भी पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं और उसके अनुसार ऐसी विचारधारा लागू करना चाहते हैं जिसको विश्व के प्रत्येक नागरिक या प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा एडमायर किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए और लागू किया जाए। और तीसरी अगर मैं बात कर रहा हूँ नेहरू जी की, अगर उनको शामिल किया जाए, शॉर्ट टेस्ट जो बात करें, लोकतांत्रिक गणराज्य समाजवाद, ये जो 3 विचार हैं या 3 खूबियाँ हैं, इनमें पूरे नेहरू जी शामिल होते हैं लगभग। आप जब पढ़ेंगे तो आप लोकतांत्रिक समाजवाद को पढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर ही बड़ा प्रश्न आएगा आपका। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व कैसे साबित होंगे वो बात करेंगे हम इनके अंदर। और विदेश नीति पर इनकी नीतियाँ कौन कौन सी हैं जिनका इन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये हमारे 2 मेन व्यक्ति हैं। इन 2 मेन व्यक्तियों के आगे हम जब चलने वाले हैं तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब भीमराव अंबेडकर को आप जानते हैं कि उन्होंने सबसे बड़ा काम तो क्या किया, संविधान निर्माण। सबसे बड़े बिंदु के रूप में अगर हम जानेंगे संविधान निर्माता, ठीक है। और जैसा पहली यूनिट में था हमारे, तो इस यूनिट में अब हम पढ़ेंगे क्या, आधुनिक समय के मनु, आधुनिक भारत के मनु। तो जब हम मनु को पढ़ लेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि मनु का क्या योगदान था, तो इनका क्या योगदान रहा। तो इसके अलावा फिर जो नेक्स्ट बात आएगी वो आएगी जाति प्रथा का उन्मूलन, जाति या वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन करने का प्रयास किया इन्होंने। ये मुख्य योगदान है इनका। और वो कैसे किया वो अगले टॉपिक हम पढ़ेंगे इनके अंदर। अगर इनका योगदान देखा जाए भारतीय राजनीति में तो सबसे बड़ा तो यही है, संविधान के निर्माता हैं। दूसरा है आधुनिक भारत के मनु कहलाते हैं। तो वो क्या क्या कारण रहे या मनु के साथ इनकी क्या क्या असमानता रही या मनु के किन व्यवस्थाओं में इन्होंने परिवर्तन किया, वो जब पढ़ लेंगे। और उसके साथ जाति और वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन करने के लिए इन्होंने कोशिशें क्या की थी उन कोशिशों के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। और जब उन कोशिशों के बारे में चर्चा कर लेंगे तो आप समझ लेना कि आपका ये व्यक्ति जो है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब इस व्यक्ति को जब हम पढ़ेंगे तो एक तो पहले ये क्या था, साम्यवाद का पक्का समर्थक था, ये साम्यवादी, ठीक है। फिर कांग्रेसी बन गए। तो साम्यवादी से कांग्रेसी बनने किस कारण, पहले तो साम्यवाद के किन विचारों से प्रभावी रहे वो हमें पढ़ना पड़ेगा। साम्यवाद की तरफ ये आकर्षित क्यों रहे, या साम्यवाद के जब मान्य था इनके तब इनके क्या विचार थे। फिर इन्होंने साम्यवाद से इनका मुंह क्यों मोड़ लिया इन्होंने, या साम्यवाद को छोड़ने के लिए ये क्यों तैयार हो गए, या साम्यवाद का इन्होंने परित्याग क्यों कर दिया, ऐसी जानकारी। और फिर जो है वो है इनका नव मानववाद। नव मानववाद
ये 3 चीज़ें इंक्लूडेड हैं मानवेंद्र नाथ रॉय को पढ़ने में। पहले साम्यवादी, फिर कांग्रेसी, फिर नवमानववादी, नवमानववाद। ये आप ध्यान रखिए, इनकी जो अप्रोच थी वो डायरेक्ट स्टालिन तक जाते थे, चर्चिल तक, ठीक है। यानी साम्यवाद के जो पुरोधा हैं उन तक सीधा पहुंच था मानवेंद्र नाथ रॉय। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके द्वारा भारत में स्थापना की गई थी कम्युनिस्ट पार्टी की 1924-1925 के दौरान। तो मैंने इसलिए इनको पहले क्या बता दिया, साम्यवादी। तो साम्यवाद के पक्ष में इन्होंने क्या क्या काम किए उनका अध्ययन करेंगे। फिर उन कौन सी घटनाएं घटी जिनके कारण इनको कांग्रेसी होना पड़ा। फिर कांग्रेस से भी इनका मन हट गया। फिर इन्होंने नवमानववाद नाम का नया सिद्धांत दिया। फिर उसके बाद हमारा अगला व्यक्ति है जयप्रकाश नारायण, जिसका शॉर्ट नाम ज़्यादा फेमस है जेपी नारायण। जेपी नारायण भी समाजवादी रहे हैं। दल रहित या दल विहीन राजनीति का विचार दिया इन्होंने। और तीसरी घटना या तीसरा इनका जो फेज आया लाइफ में वो आया, इन्होंने किसका विरोध किया था, आपातकाल का। इंदिरा गांधी को चुनौती देने का काम किसने किया, जेपी नारायण ने। तो ये जो दलविहीन राजनीति है ये पहले भी आ चुकी है, लेकिन जितने प्रभावी रूप से मिस्टर जयप्रकाश नारायण ने इस विचार को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास किए, उसकी पूरी रूपरेखा बताई, उस आधार पर इनको सबसे ज़्यादा जोड़ा जाता है दलविहीन राजनीति के साथ। तो आप ध्यान रखें कि आपातकाल के समय की राजनीति, इंदिरा गांधी का जब पूरे विश्व भारत में सत्ता थी, ऐसे समय में जब उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को ध्वस्त करने का प्रयास किया या लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया, तब जयप्रकाश नारायण ने उस तानाशाही के खिलाफ एक आंदोलन का नेतृत्व किया, एक आंदोलन खड़ा किया बिहार से। तो ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास दीनदयाल उपाध्याय, जिनका सबसे बड़ा योगदान है एकात्म मानवतावाद को लेकर, ठीक है। एकात्म मानवतावाद, राष्ट्र के लिए नए विचार, एकात्म मानवतावाद। ये इनका एकमात्र योगदान है। ये बीजेपी से जुड़े हुए रहे, मतलब बीजेपी इनकी विचारधाराओं में विश्वास रखती है, तो इस कारण इनका जो पॉलिटिकल योगदान पढ़ा जाता है वो पॉलिटिकल योगदान मुख्यतः एकात्म मानवतावाद को लेकर है। तो हम इन सभी विषयों के अंतर्गत इनका अध्ययन करने वाले हैं, ताकि हमारी जो विषय है उसमें कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ कोई छूट नहीं जाए। जैसे गांधी जी का ये और नेहरू जी का लोकतांत्रिक समाजवाद, इनका सत्याग्रह और अहिंसा है, ठीक है। और ये आधुनिक भारत के मनु किन कारणों से बनते हैं, तो मनु के साथ इनकी समानता का अध्ययन करते हुए हम उनकी जो विशेषताएं उनकी धारणा करेंगे। अंत में बौद्ध धर्म अपनाया था इन्होंने, आपको पता होना चाहिए। मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया, तो उसके रीजंस पता होंगे। यानी ये धर्म विशेष में बिलीव नहीं करते हैं, संविधान निर्माण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी धर्म परिवर्तन करने के बाद भी एक धर्म विशेष में न जाकर दूसरे धर्म में इन्होंने प्रवेश लिया या उसकी सदस्यता ले ली। इनको हम मुख्यतः इस विषय पर पढ़ा जाएगा और इन्हें इस विषय पर। तो आप ध्यान रखिए, आपको पहले भी पता है जो मार्क्स का डिवाइडेशन हमने किया है, वो मार्क्स का डिवाइडेशन
वही है 100 मार्क्स का है और 100 मार्क्स के साथ 3 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स। 3 प्रश्न तो आएंगे आपके 20-20 नंबर के, जो कि आपको निबंधात्मक है। और जो मैं बताता भी चल रहा हूँ कि मनु, अगर हम बात कर लें तो मनु वाले पार्ट में से परराष्ट्र नीति आ जाती है, परराष्ट्र नीति के सैद्धांतिक आ जाते हैं और कभी व्यवहारिक पक्ष आ जाता है। कभी कभी राज्य के कार्य पूछ लिए जाते हैं राज्य की उत्पत्ति के साथ। इस तरह का बड़ा प्रश्न तीनों टॉपिक्स में से कहीं ना कहीं एक विचार के बारे में पूछ लिया जाता है। सेकेंडरी जब चलते हैं तो उनके सामाजिक सुधारों के बारे में चर्चा की जाती है या उनके आर्थिक जो सुधार हो रहे हैं उनके ऊपर जो प्रश्न हैं वो पूछ लिए जाते हैं बड़े क्वेश्चंस में। तीसरी यूनिट में एकात्म मानवतावाद पर बड़ा प्रश्न आ जाता है, नव मानववाद पर बड़ा प्रश्न आ जाता है, दल विहीन राजनीति पर आ जाता है या समग्र क्रांतियाँ पूछ ली जाती हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व कैसे थे मिस्टर नेहरू, इस पर भी प्रश्न आया है और उनके लोकतांत्रिक समाजवाद के ऊपर भी प्रश्न आ जाता है। गांधी जी के बारे में पूछा जाता है तो कई बार उनके अहिंसा और सत्याग्रह के संबंधित जो विचारधारा है उनको पूछ लिया जाता है। मेनली बड़े प्रश्न इंपॉर्टेंट वही रहते हैं, पूछने का नज़रिया बदल जाता है, टॉपिक्स में थोड़ा चेंज कर देते हैं और कुछ बड़ा चेंजेस नहीं आता है। बाकी जो छोटे प्रश्न हैं 5 नंबर के और 2-2 नंबर के, वो जनरली मैं आउटलाइन जो लिखवाऊंगा आपको उस आउटलाइन में से डिक्टो ऐसे के ऐसे वो प्रश्न आ जाते हैं। यानी आपको तैयारी करने के लिए मैं जितना मैटर दूंगा पहले आप उसको तैयार करें, फिर उसके बाद अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तब आप कहीं और जाएं या कहीं और देखें, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी पहली बार। तो यानी 40% तो आपको ईजी वे में याद हो जाएगा और बाकी 60% के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसको तैयार करने के लिए। वो हम डे बाई डे जब तैयार होंगे टॉपिक्स को लेकर तो वो वहीं कंप्लीट होते जाएंगे। और जब मैं पिछला टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा, मतलब जो टॉपिक पढ़ाया हुआ है तो मनु को पढ़ाऊँगा तो उसके साथ साथ जब कौटिल्य को पढ़ाया जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, इसकी कंपैरिजन कर लेंगे। और इस कंपैरिजन का फ़ायदा क्या रहेगा कि ये भी पक्का होता जाएगा और साथ में जो चल रहा है वो तो होगा ही होगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पिछले तीनों बिंदुओं को एक साथ लेते हुए चलेंगे। जैसे मैंने अभी आपको द्वैधी भाव में बताया कि द्वैधी भाव में क्या होगा, इसमें और उसमें किस बात को लेकर अंतर है, कार्यों को लेकर किस प्रकार का समायोजन है या अंतर है, राज्य की उत्पत्ति को लेकर दोनों में अंतर है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे फिर जब इसको पढ़ेंगे तो इसकी तुलना उसके साथ करेंगे तो इसके विचार क्या हैं और इसके विचार क्या हैं, हमारे वहाँ पर रिवाइज होते चलेंगे। तो थोड़ा थोड़ा जब याद करेंगे तो जो कन्फ्यूज़न होते हैं वो कन्फ्यूज़न आगे से आगे क्या होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे और हमारी तैयारी अच्छी चलेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके साथ। आप देखिए ये तो मैंने ऐसे बता दिया है, बाकी तैयारी जितनी डीप करेंगे आप उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और मैंने कहा है जिसकी जितनी नॉलेज बढ़ेगी उसके नंबर बढ़ने के चांस भी ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टाइम होता है या पर्टिकुलर वे होता है जिससे आप सीख सकते हैं। अगर आप सीखना ही चाहते हैं तो आप नए नए रास्तों की तलाश खुद भी कर सकते हैं। आज ये जो परिस्थितियां हैं कोविड-19 के कारण, शायद ये परिस्थितियां आप इच्छा होती तो आप लागू नहीं करते। यानी पहले भी आपके पास फ़ोन थे, आज भी आपके पास फ़ोन है, लेकिन पहले आपने कभी इस नज़रिए से आवश्यकता भी नहीं पड़ी और आज पढ़ रही है तो आपको शायद शुरू में दिक्कत हो सकती है, मन नहीं लग रहा, आपको इतनी देर तक देखना पड़ेगा, आदत नहीं है, या पढ़ने के लिए आपको इतनी देर देखना पड़ेगा तो उसकी आपको हैबिट नहीं है। वैसे आप देख सकते हैं लेकिन पढ़ने के लिए जब बैठना पड़ेगा तो पॉसिबली थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप थोड़ा टाइम देंगे उसको और उसके साथ अपने जो बुक्स वगैरह है जैसे पीसी जैन की है, ओपी गाबा की है या बीएल फड़िया की है, तो आप उन बुक्स को उनमें से किसी एक बुक्स को ले लें। उन बुक्स के साथ आप जब इनको नोट्स को तैयार करेंगे तो बुक्स देख लें। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा रिकमेंडेड बुक्स हैं, आप देख लें उनको। दोनों में मिल जाएगी, ठीक है। जैसी जौहरी की ले लें,
अब देखिए दिक्कत ये है कि आपको बुक्स ये सभी बताई गई हैं, इजी वे में आप इसको ले लें और थोड़ा ज़्यादा डीप जाना चाहें तो इसको ले लें, ठीक है। तो ये चक्कर क्या है कि आप जिसके पास जितने लोगों से पूछेंगे वो अपने अपने पढ़ी हुई बुक्स को बता देंगे। तो हो सकता है कि आपको ये इजी पड़े तो पहले आप ये बुक्स ले लीजिए, बुक लेकर आप जब इसको तुलना करते हुए पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा देखो। और आप अगर चाहेंगे कि सारी चीज़ें देखकर नोट्स तैयार कर ले तो जो चीज़ें हैं कुछ रह जाती हैं, अभी ऑफलाइन है, हो जाएगा उम्मीद है। तो फिर जो आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं ना, उन प्रश्नों का जवाब आपको वहीं मिल सकता है। बाकी अगर बुक्स लेकर बैठेंगे बताए हुए को उससे के साथ पढ़ेंगे तो शायद ज़्यादातर आपकी जो प्रश्न है उनका समाधान वहीं हो जाएगा। लेकिन फिर भी कोई कमी रहती है तो जब भी ऑफलाइन चालू होंगी क्लासें, आपके क्वेरी जो हैं उनका आंसर दे दिया जाएगा। तब तक आप उन प्रश्नों को भी तैयार कर लें अपने मन में जो उठ रहे हैं, और जो प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं या जो बन सकते हैं उनको भी देख लें। लेकिन पहला कंसंट्रेशन आप रखें उस टॉपिक को समझने पर। इस पेपर में फिर भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के अनुसार क्या विचार है वो जानना जरूरी है। वो व्यक्ति क्या